Hello students. So in the last video we were discussing about communication barrier. The types of communication barrier have been discussed. If you have any doubt, let's just recap what we have learned in the last video. Semantic barrier is the barrier within the message, that the words that are used, the phrases that are used, the sentences, formulation, इन सभी चीज को लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में या बोलने में, तो उस बैरियर को हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सेम स्पेलिंग होता है लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। किसी का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है। किसी का मीनिंग सेम होता है लेकिन वर्ड्स अलग अलग यूज किए जाते हैं, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं कई बार बैरियर क्रिएट कर देती है रिसीवर को मैसेज समझने में। तो उस तरह के बैरियर को हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब किस तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, किस तरह का रिचुअल है, किस तरह का ट्रेडिशन है कम्युनिकेशन करने का। तो वो एक तरह से बैरियर क्रिएट करता है। अगर मैनेजर को आदत नहीं है हर किसी को जाके बात करने की, तो कुछ लोगों को मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। मीडिएटर जो होगा वो कम्युनिकेट अच्छे से अगर नहीं कर पाएगा तो समझ में नहीं आएगा काम आपको। तो इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दे फॉलो, what type of formal communication they do in that organization। तो इन सब चीजों के कारण जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। इंटरपर्सनल बैरियर यानी कि दो लोगों के बीच, जिसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनका आपस में किस तरह का रिलेशन है। क्या वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, क्या वो एक दूसरे के बारे में कुछ जानते हैं, कैन दे थिंक दैट दे आर एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली without the judgment, without any without the message that is being communicated leaking out from somewhere to other। मतलब वो किसी और को तो नहीं बता देंगे, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोई क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन है जो आप तक ही रहनी है। तो उस तरह का अगर रिलेशन आपका ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, तो उससे आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये इंटरपर्सनल मतलब जो रिलेशन आपका है, उस वजह से बैरियर क्रिएट होना। इंडिविजुअल यानी कि आप में खुद में क्या जजमेंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि ये पहले ही सोच लिया आपने कि ये पर्सन इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, तो आप उसे काम देंगे ही नहीं, काम समझाएंगे नहीं अच्छे से। यू विल गिव देम मीनियल टास्क, यू विल नॉट देम कल्टिवेट और नॉट लेट देम स्पीक अप अबाउट द थिंग्स दैट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग। तो इंडिविजुअल बैरियर आपका अपना खुद का जजमेंट है या आपका परसेप्शन है, जो भी चीजें आपने देखी हैं, जो आपके माइंडसेट को शेप किया है बचपन से, वो बैरियर्स लगा देता है कई बार आपके कम्युनिकेशन पे। नंबर 5 इज क्रॉस कल्चर। जिस कल्चर से आप आए हैं, जो लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो किसी और कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो कल्चर वैल्यू है और आपका जो कल्चरल वैल्यू है कई बार डिफर करता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। फिजिकल बैरियर यानी कि जो चैनल आपने यूज किया है, हाउ एग्जैक्टली दैट चैनल इज बिंग यूज्ड। मान लीजिए आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं और वो अपना ईमेल चेक ही नहीं कर रहा है। अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज रहे हैं और वो फाइल डाउनलोड ही नहीं हो रही है, आपने जो पीडीएफ भेजा उसमें एडिटिंग की जरूरत है लेकिन वो एडिट नहीं हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स आर बैरियर्स। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं और वो मीटिंग नहीं हो पा रही है, फिजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, एज द नेम सजेस्ट, जो भी टेक्नोलॉजीज आप यूज करेंगे उन सब में बैरियर्स होता है, क्योंकि वहां पर आपको कम्युनिकेशन जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर मेरा लैपटॉप जो अभी है शट डाउन हो गया, तो वो एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर है। दैट इज नथिंग दैट आई कैन डू अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ओवरकम दिस कम्युनिकेशन बैरियर। किस तरह हम इस बैरियर को ठीक कर सकते हैं, किस तरह हम इस बैरियर को हटा सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो। तो अगर दोनों की बात करें, रिसीविंग एंड और आपका सेंडिंग एंड जो है, दोनों एंड से अगर हम बात करें, तो अगर दोनों को रियलाइजेशन हो गया कि जो मैसेज वो भेजना चाह रहे हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस हैं। जैसे क्लास में अगर टीचर समझाता है, अगर उनको एक्सपीरियंस है तो उन्हें पता है कि कौन सी बात पे बच्चे को कंफ्यूजन होगा, दे विल क्लेरिफाई इट अबाउट बिफोर हैंड।
वो वेट नहीं करेंगे कि बच्चे डाउट्स पूछे उसके बाद वो अपना क्लेरिफिकेशन दे। वो पहले ही आपको उन सभी चीज़ों के ऊपर वार्न कर देंगे कि इस चीज़ में बच्चों को डाउट होता है, ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं। इस तरीके से आप याद करिए, जैसे आपने केमिस्ट्री में कई बार देखा होगा, दोज़ स्टूडेंट हू बिलॉन्ग फ्रॉम साइंस स्ट्रीम्स, आप लोग को केमिस्ट्री में जब एलिमेंट्स के नाम याद करने या पीरियोडिक टेबल के नाम याद करने के लिए उसमें एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर, वेट ऑन ऑल थिंग्स उसका याद करने के लिए, बताने के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूला, अलग-अलग ट्यूशन टीचर ने, अलग-अलग स्कूल टीचर ने बताया होगा आपको। ऑल दोज़ थिंग्स आर नथिंग बट an effort from your sender to clarify the misunderstanding that they know that student would have. तो इस तरह का रियलाइजेशन अगर उनके पास है, उनको लग रहा है कि इस चीज में डाउट हो सकता है, दे विल क्लैरिफाई इट। लिसन केयरफुली, एज अ रिसीवर आपको लिसन करना बहुत जरूरी है, आपको सुनना समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रीड कर रहे हैं तो उस रीडिंग को आपको विद द मेंटालिटी ऑफ द राइटर लेना होगा, कि उस मेंटालिटी, किस मेंटालिटी में वो लिखा गया है, किस सब्जेक्ट में वो लिखा गया है, क्या पर्पस है उसका लिखने का, इस सब को सोचने के बाद ही आपको रीड करना है। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं, इफ दे आर फिजिकली प्रेजेंट टू यू, और दे कैन और यू कैन सी देयर फेशियल एक्सप्रेशन, you can interpret their facial expression and have the intention clear before you go to the words that are being said। जो शब्द बोले जा रहे हैं उनके अलावा जो इंटेंशन है वो भी समझना बहुत जरूरी है। लास्ट वन इज शेयरिंग ओपिनियंस एंड क्लैरिफाइंग द डाउट। आपको क्लैरिफाई करना है जो भी डाउट्स हो रहे हैं, और अपना दोनों का ओपिनियन शेयर करने का आपको राइट है, तो आपको दोनों का ओपिनियन शेयर करना है। इफ यू फील लाइक दैट योर ओपिनियन इज सुपीरियर, कीप इट टू योरसेल्फ। इस तरह का आप किसी को बोल नहीं सकते हैं कि आपका ओपिनियन सुपीरियर है, उनका नहीं है। everyone has different perception, everyone has lived different lives। अगर आप सेम पर्सन को भी देखोगे, कई बार ऐसा होता है जो एक ही घर के जो दो चाइल्ड होते हैं, उन दोनों का ही अलग परसेप्शन होता है वर्ल्ड को देखने का। तो जब एक पर्सन जो अपनी फैमिली में रह रहा है, जो ब्रदर है, सिस्टर है, ब्रदर ब्रदर है, सिस्टर सिस्टर है, उनको आपस में ही जब उनका परसेप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो वो लोग जो दूसरे के फैमिली से बिलोंग करते हैं, दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, ओपिनियन सेम होना बहुत मुश्किल होता है। तो उस जगह आपको क्लैरिफाई करना है, उस जगह आपको अपना परसेप्शन जो है किसी के ऊपर थोपना नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल आर टेलिंग यू, व्हाई दे आर टेलिंग यू। ये सारी चीजें आपको समझनी है, बिकॉज दे आर ऑल द रूट्स ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल वी आर कम्युनिकेटिंग। सो ये हो गया, ये चीज तो दोनों तरफ से, रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड, दोनों से ध्यान देने वाली है। इंडिविजुअल जो सेंडर क्या कर सकता है, रिसीवर क्या कर सकता है, वो जरा देखते हैं यहाँ पर। तो फॉर फ्रॉम द सेंडर साइड, यानी कि जब सेंड कर रहे हैं आप मैसेज, तो इन सवालों के जवाब आप जरूर खोजें। नंबर वन, हु इज द रिसीवर। आप किसको मैसेज भेज रहे हैं, कौन आपका मैसेज रिसीव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनेजर को सेंड कर रहे हैं, आप उनकी सेक्रेटरी को सेंड कर रहे हैं, या आप उनके भी सीनियर को सेंड करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कई बार आपने देखा होगा बचपन में, जब आपको एप्लीकेशन लिखना होता था लीव के लिए, आप क्लास टीचर को एड्रेस नहीं करते थे, आप प्रिंसिपल को एड्रेस करते थे, बट वो एप्लीकेशन आप साइन जरूर कराते थे क्लास टीचर से। तो इसका मतलब ये है कि आपको रिसीवर नहीं पता है कि क्या है, या आपको बताया गया है कि रिसीवर प्रिंसिपल होना चाहिए, इसीलिए आप वहां पर टू द प्रिंसिपल लिखते थे। तो रिसीवर जो है उस तक वो रिसीव होता था, वो मैसेज ऐसा नहीं है कि रिसीव होता नहीं है, बट डिफरेंट तरीके से रिसीव होता है। आपका एग्जैक्ट वो मैसेज जो है वो उस तरीके से नहीं जाएगा जैसे आप भेजना चाह रहे हैं। तो कौन आपका रिसीवर है ये आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप फॉर्मुलेट करेंगे अपना जो भी मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं। बिकॉज द पोजिशन, द एजुकेशनल लेवल, द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ दैट पर्सन मैटर्स अ लॉट। आपका रिसीवर में उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, क्या परसेप्शन है, क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या बिलीव्स रखते हैं, ये सब मैटर करता है। सो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो हु यू आर सेंडिंग द मैसेज टू, किस लिए सेंड कर रहे हैं, मोटिव क्या है, क्लियर होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया इसलिए आपने बस फॉरवर्ड कर दिया, उसमें कोई मोटिव नहीं रहता है। अगर फॉरवर्ड कर भी रहे हैं तो उसमें भी मान लीजिए किसी का इंटेंशन सही नहीं है, तो दे कैन
टॉट द मैसेज, इंटेंशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के बता देंगे। तो जो इंटेंशन होता है आपका मैसेज वहाँ पर भेजने का, आपका मोटिव है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो मोटिव ये है कि अर्जेंटली कंप्लीट होना चाहिए या ये प्रोजेक्ट के लिए ये टीम कंपैटिबल है, लेट देम नो, ठीक है? ताकि उन्हें पता चले कि उनका वैल्यू क्या है, वो थोड़ा-सा वो मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए। जैसे क्लास में टीचर अगर आपको बता देता है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो ये मोटिव बताने का क्या है, ये मैसेज भेजने का रीज़न ये है ताकि आप वो आंसर जो है, वो आप वो क्वेश्चन जो है, आप वो टॉपिक जो है, वो अच्छे से क्लैरिफ़ाई करवा कर पढ़ ले बिना किसी डाउट के, आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम ये ना कहें कि ये तो मैम ने बताया ही नहीं था या ये जो टॉपिक था ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो याद ही नहीं रहा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज व्हाट फॉर्मुलेटिंग द मैसेज, मतलब एग्जैक्टली आप मैसेज किस तरह से फॉर्मुलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से आपको एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो हर साइंस का स्टूडेंट पढ़ रहा है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेथड्स भी हैं, देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ टीचर्स हु आर टीचिंग यू फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स के से वो पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेम टीचर के साथ पढ़ने के बावजूद समझ नहीं पाते हैं। In the same class, there are students who will understand in the first lesson. There are people who will wait for the revision class to understand, or there are people who have to put on their own effort. उनको खुद से मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए। तो ये जो आपका फॉर्मुलेटिंग होता है, उनके अकॉर्डिंग मैसेज जो है, जब लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है तब तो आप नहीं कर सकते, बट जब मैसेज आपका सिंगल पर्सन ले रहा है, जैसे आपको सिर्फ मैनेजर को रिपोर्ट देनी है, तो उन्होंने जितनी चीज़ें बोली थी रिपोर्ट में, उतना ही आप देंगे तो उतना काफ़ी है। एडिशनल चीज़ें ऐड करेंगे तो वो ना पढ़ेंगे, उनका टाइम वेस्ट भी होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा उस एडिशनल डाटा को रिवाइज़ करने के लिए, उसका सर्च करने के लिए, उसका सब कुछ चेक करने के लिए। सो इट इज़ मच बेटर कि आपको रिसीवर जो है, उस हिसाब से आप फॉर्मुलेट करें, क्या मैसेज आपको कितना भेजना है और कैसे भेजना है। नेक्स्ट इज़ व्हेन ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिसेप्शन। हर किसी का एक टाइम होता है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक पर्सन अपने टाइम आउट कर चुका है, उसके बाद आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू लाइक डू द वर्क आफ्टर द टाइम ड्यूरेशन। ये आइडियली नहीं करना चाहिए ऐसा। वो अगर करके दे देते हैं, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू देम, बट इस तरह आइडियली आप किसी को टाइम के बाद बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना था। इफ यू वांटेड टू गिव देम दैट मैसेज कि दिस वाज इम्पोर्टेंट एंड दिस हैज टू एंड, दे नीड टू गिव यू एट द एंड ऑफ द डे, तो ये मैसेज आपको स्टार्टिंग मॉर्निंग में बताना है कि आज तुम्हें ये काम कंप्लीट करना है और इतना चीज मुझे एंड ऑफ द डे तक चाहिए, तुम्हारा टाइम खत्म होने से पहले मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। अगर ये चीज आपने बताए ही नहीं शुरू से, तो जाहिर सी बात है कि लेट तो हो ही जाएगा। सेम वे अगर हम एग्जांपल ले प्रोजेक्ट का, तो अगर मैनेजर खुद ही 1 हफ्ते की छुट्टी पे चला जाए और वो बताए ही ना कि प्रोजेक्ट करना था उन्हें 2 हफ्ते में, जिसमें से 1 हफ्ते वो ऑलरेडी छुट्टी में चला गया, तो 1 हफ्ते में प्रोजेक्ट का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। तो ऑप्टिमम टाइम क्या है, कब किस मैसेज को भेजना है, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ, विच लैंग्वेज वुड यू यूज, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है कम्युनिकेट करने की, या आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज देखना पड़ता है कि किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे टीचर से कम्युनिकेट करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक मैसेज भेजना है उनको, तो हिंदी में भेजे, इंग्लिश में भेजे, समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश जो लिख रहे हैं वो गलत हो जा रही है, हिंदी जो लिख रहे हैं वो अजीब सा लग रहा है, अटपटा लग रहा है, फॉर्मल नहीं लग रहा है, रिस्पेक्टफुल नहीं लग रहा है। तो ये कंफ्यूजन जो आपको होता है, इस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि किस लैंग्वेज में मैं भेजूं ताकि मेरा मैसेज जो है वो समझ में आ जाए रिसीवर को। प्लस ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फॉर्म में भेज दे रहे हैं, सिर्फ समझना काफी भी नहीं है, रिस्पेक्टफुली भी मैसेज करना इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग ऑन अ फॉर्मल बेसिस। Last one is location. If you are doing a meeting, if you are doing face to face communication या verbal communication भी अगर आप कर रहे हैं वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसकी वजह से आपका चैनल चेंज हो जाएगा, किस चैनल से आप बात करना चाहते हैं। अगर आप लोकेशन मान लीजिए आइडियल नहीं है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो ट्रैवलिंग कर रहा है, उस दौरान आपको कम्युनिकेट करना है, आप उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही आप उन्हें फेस टू फेस कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो लोकेशन आपको जाना जरूरी है, जिसके हिसाब से आप अपना चैनल चूज करेंगे। द लास्ट वन इज रिसीवर एंड। रिसीवर क्या करे अपने तरफ से मैसेज के बैरियर को हटाने के लिए। बी अटेंटिव, ऑब्वियसली यू हैव टू लिसन टू द पर्सन और रीड केयरफुली व्हेन यू आर रीडिंग। तो जब तक आप अटेंटिव नहीं रहेंगे, ध्यान अगर कहीं और भटका रहेगा तो समझ में तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है, ये हर एक स्टूडेंट समझता है, फिर भी वो लोग का ध्यान नहीं रहता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट इज लिसन एक्टिवली। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि ना सिर्फ आप वर्ड्स सुन रहे हैं, वर्ड्स के पीछे का मोटिव भी समझ रहे हैं, और उस मोटिव को, जो इंटेंशन स्पीकर ने अपने तरफ से डाला है, उस इंटेंशन को आप समझ रहे हैं कि उनका क्या मोटिव है। जैसे कई बार होता है कि लोग एग्जाम्पल देते हैं समझाने के लिए, तो एग्जाम्पल में उन्होंने छोटी सी कोई स्टोरी सुना दी, कुछ बच्चों का ध्यान सिर्फ उन स्टोरीज पे जाता है rather than the learning that they should be concentrated on। तो ये चीज याद रखिए कि एक्टिव लिसनिंग करनी है आपको, जो चीज आपको इनटेक करना है उसी पे ध्यान रहना चाहिए, बाकी की चीजों पे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। ऑब्वियसली आपको क्लैरिफिकेशन के लिए जो भी डाउट्स हो रहे हैं उसको आप पूछ सकते हैं, बट ट्राई टू क्लैरिफाई एज सुन एज पॉसिबल। जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा आपको डाउट होगा, उतना ज्यादा बड़ा डाउट होगा, और कई बार छोटे छोटे डाउट्स के कारण आपको प्रॉब्लम हो जाती है जो 1 मिनट 2 मिनट लगता है सॉल्व करने के लिए। तो क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम तभी अच्छा होगा जब आप विदाउट डाउट करेंगे। लास्ट वन, कीप अप विद द सेंडर। सेंडर जिस तरीके से मैसेज सेंड कर रहा है उसके साथ आपको कीप अप करते रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने 4 मैसेज सेंड कर दिया है और अभी तक आप पहला ही मैसेज समझ रहे हैं। यू नीड टू गिव देम फीडबैक दैट द फर्स्ट मैसेज हैज नॉट बीन completed। यू नीड टू गिव देम रिस्पॉन्स दैट द फर्स्ट मैसेज इज अंडर प्रोसीजर, तभी दूसरा मैसेज वो सेंड करें। तो ये कम्युनिकेशन आपको करना होगा अपने साइड से बताने के लिए। जैसे क्लास में टीचर पूछती हैं हमेशा, या जो भी टीचर जाते हैं, सर जाते हैं, तो पूछते हैं आपसे कि जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो समझ में आया कि नहीं। दैट इज बिकॉज वी वांट टू एंड, वी वांट टू गिव द क्लोजर टू द टॉपिक कि हाँ हमने अपने साइड से पूरी कोशिश कर ली। अब वहां पर अगर आप कीप अप नहीं करते हैं, 4 टॉपिक बाद आप बोल रहे हैं कि सर उस दिन जो पढ़ाया था वो समझ में नहीं आया, so that's a different thing. You should keep up with the sender. Okay, so that's all for today. Let's meet you in the next video. Thank you.